Hello everyone. Today we will discuss about abuse of dominance. आज हम इस वीडियो में सेक्शन 4 ऑफ कंपटीशन एक्ट जो कि अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करता है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एक्ट। जैसे एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट है सेक्शन नंबर 3 वाला, वैसे ही सेम इम्पॉर्टेंट अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस भी है सेक्शन नंबर 4 में जो दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डोमिनेंस, अगर हम देखें डोमिनेंस क्या है, तो डोमिनेंस को हम कह सकते हैं इट इज़ अ सुपीरियर पोजीशन इन अ मार्केट। मतलब अगर किसी एक मार्केट में किसी एक कंपनी ने एक सुपीरियर पोजीशन हासिल कर ली है, अब उसको हासिल कैसे करना है, उसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। तो अगर किसी ने हासिल कर ली है और तो उसको हम कहेंगे कि ये डोमिनेंस में है। और ये अब्यूज़ मतलब अगर वो उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है, गलत यूज़ करता है और किसी दूसरे को या तो कॉम्पिटिटर को या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर को उससे कुछ नेगेटिवली अफेक्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस। तो चलिए इसके प्रोविजंस जानते हैं जो कि सेक्शन नंबर 4 में दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 4 इसका क्लॉज 1 ये कहता है अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज़ प्रोहिबिटेड। मतलब डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ करना मना है। सो नो एंटरप्राइज और ग्रुप शैल अब्यूज़ इट्स डोमिनेंट पोजीशन। सिंपल, कोई इसमें कुछ दिक्कत नहीं, एक लाइन का है, सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप समझिए, देखिए डोमिनेंस को बैड नहीं बोला गया है कि अगर आप डोमिनेंट हो किसी मार्केट में तो ये आपका गलती नहीं है। क्यों नहीं है आपकी गलती? बिकॉज हो सकता है कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाए हो जिसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में हो ही ना पहले से, और ना ही कोई अभी आ रहा हो, तो आप तो अकेले हैं, और अगर अकेले हैं तो डोमिनेंट पोजीशन पे हैं। तो ये कोई गलत थोड़ी है कि आपने मेहनत करी या फिर आपने कुछ नया आइडिया लगा के आप कोई भी चीज़ मार्केट में लाए, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अगर आप इसका अब्यूज़ करने लगते हैं तो ये अब्यूज़ किस किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे। लेकिन अगर आपने अब्यूज़ किया तो ये मना किया गया है सेक्शन नंबर 4 क्लॉज 1 में। सो वही, डोमिनेंस इज नॉट कंसिडर्ड बैड पर से बट इट्स अब्यूज़ इज। Abuse is stated to occur when an enterprise or a group of enterprises uses its dominant position in the relevant market in an exclusionary or an exploitative manner। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। देखिए इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड क्लॉज कहता है देयर शैल बी एन अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। कब कब मान लिया जाएगा कि अब्यूज़ हुआ है डोमिनेंट पोजीशन का, कब माना जाएगा? इफ़ एन एंटरप्राइज और अ ग्रुप क्या करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोजेज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, प्राइस इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी कंपनी अगर अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी या तो खरीदने में और बेचने में कंडीशन लगा दे, अनफेयर कंडीशन, या फिर खरीदने और बेचने का प्राइस जो है वो अनफेयर कर दे, डिस्क्रिमिनेटरी कर दे, मतलब या तो बहुत ही महंगा कर दे या तो बहुत ही सस्ता कर दे, ये हो गया प्राइस में। और कंडीशन कुछ ऐसी लगा दे कि इस प्रोडक्ट के साथ आपको ये प्रोडक्ट लेना ही होगा, तो ये क्या है, ये अनफेयर कंडीशन है। तो अगर वो ऐसा करने लग गई है, इसका मतलब उसकी जो भी पोजीशन है मार्केट में वो उसको अब्यूज़ कर रही है। तो बाद में फिर सीसीआई चेक करता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, कि पहले तो ये डोमिनेंट पोजीशन में है या नहीं। अगर है और ये चीज़ें पाई गई, इसका मतलब ये चीज़ें मना है सेक्शन नंबर 4 क्लॉज 1 में, तो उस हिसाब से इसको डील किया जाएगा। तो पहला आपको समझ में आया ए पॉइंट, अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अनफेयर कंडीशन और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस रख दे परचेज में या फिर सेल में, चाहे गुड्स का चाहे सर्विसेज का। नेक्स्ट, लिमिट कर दे या फिर रिस्ट्रिक्ट कर दे, किस चीज़ को, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, या फिर टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज को। या तो गुड्स और सर्विसेज उसकी जो भी है, जिस भी चीज़ का वो प्रोडक्शन करता है, या तो लिमिट कर दे, बहुत कम कर रहा है, ताकि उसे पता है कि डिमांड बढ़ेगी तो मैं इसे हायर प्राइस में बेच पाऊंगा, तो ये भी अब्यूज़ हुआ। सेकंड, टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट को क्या कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे, रोक दे, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं होगा, हम पुरानी ही टेक्नोलॉजी पर रह जाएंगे, तो हम अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, तो उसका तो पैसा बच गया, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट का नुकसान हुआ, कंज्यूमर्स का नुकसान हुआ।
तो ये भी माना जाएगा कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है और ये अब्यूज़ में काउंट होगा। सी पॉइंट है, इंडल्जेस इन प्रैक्टिसेस और प्रैक्टिस रिजल्टिंग इन डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस इन एनी मैनर। कोई भी ऐसा काम करे जिससे मार्केट एक्सेस का डिनायल हो जाता है, मतलब कोई भी उस मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा है, चाहे मतलब जैसे अपने वो कॉम्पिटिटर्स को रोकने के लिए कोई भी ऐसी प्रैक्टिस अपनाता है कि मेरा कॉम्पिटिटर कोई आ ही ना पाए या फिर हम जितने लोग हैं इतने ही लोग रहें, तो ये भी आएगा अब्यूज़ में। डी पॉइंट इज मेक्स conclusion of contract subject to acceptance by other parties of supplementary obligation which by their nature or according to commercial usage have no connection with the subject matter of such contract। makes conclusion of contract subject to acceptance by other parties of supplementary obligations। ठीक है, क्या करता है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वो कंक्लूड करता है जिसका मतलब एक्सेप्टेंस जो है, और उसका एक्सेप्टेंस तो वो करवा लेता है लेकिन उसका कोई कमर्शियल यूसेज नहीं है। मतलब हम इसे बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि मतलब ये एक तरीके से सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए करी गई कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं कि हाँ ठीक है हम ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऑल्दो वो पेपर पे होगा लेकिन एक्चुअल में उसका कोई कमर्शियल यूसेज नहीं है। ठीक है, तो ये भी हैम्पर करता है हमारी मार्केट को। ई पॉइंट इज यूजेस इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन वन रेलिवेंट मार्केट टू एंटर इनटू अदर। मतलब एक मार्केट अगर मान लो वो मल्टीपल चीज़ों में डील करता है, तो एक मार्केट की डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ करके वो दूसरी मार्केट में एंटर कर जाता है और या फिर उस दूसरी मार्केट को भी वो हैम्पर करता है, तो ये भी अब्यूज़ माना जाएगा कि इसने अब्यूज़ किया है। ऑल्दो ये इसने सेम मार्केट का नहीं किया लेकिन कंपनी तो सेम है, इसीलिए इसको भी माना जाएगा कि डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल हुआ है। अब देखो इसमें कुछ केसेस हैं, मैंने ऑल्दो 2 ही केसेस लिए पर बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। एक है डीएलएफ केस। इसमें क्या होता है, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा एक कंप्लेन फाइल करते हैं, किसके अगेंस्ट, डीएलएफ के अगेंस्ट। अब डीएलएफ क्या काम करती है, डीएलएफ बड़े बड़े रेजिडेंशियल टावर्स बनाती है। ठीक है, तो हुआ क्या कि इन्होंने एक फ्लैट बुक किया था। अब इन्होंने फ्लैट बुक किया था, उसमें कुछ कंडीशंस थी। इन्होंने कहा कि डीएलएफ ने ना अनफेयर कंडीशंस रखी है बायर के लिए। कैसे कि जैसे डीएलएफ हैज़ राइट टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अपार्टमेंट, जो हमें दिखाया गया है डीएलएफ के पास वो राइट है कि वो उसे चेंज कर सकता है। मतलब बनने से पहले जो दिखाया गया है और बनते बनते वो चेंज कर सकता है, पहला अनफेयर कंडीशन। सेकेंड इज़ 19 फ्लोर्स का प्रॉमिस किया गया था पर बिल्डिंग की बना दिए 29 फ्लोर्स तक। सेकेंड इज़ नाउ थर्ड इज़ 960 अपार्टमेंट्स थे, अब जब फ्लोर्स बढ़ेंगे तो अपार्टमेंट्स भी बढ़ गए, 1560 1560 अपार्टमेंट्स हो गए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर लेट पेमेंट करेगा बायर तो 18% इंटरेस्ट के साथ उसे देना पड़ेगा, लेकिन अगर अपार्टमेंट को हैंड ओवर लेट किया जाता है तो जो बिल्डर है वो सिर्फ 1% की पेनल्टी देगा। तो ये क्या है, अनफेयर कंडीशंस। मतलब इन्होंने ये इम्पोज किया, ये बायर्स जो थे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, इनके एलिगेशंस हैं ये अभी। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये, सबसे पहले सीसीआई ने क्या क्या फाउंड किया। पहले तो हम देखेंगे कि इसकी डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं। तो डोमिनेंट पोजीशन देखने के लिए हम इसकी रेलिवेंट मार्केट देखते हैं। तो एक तो गुरुग्राम, जो हरियाणा का गुरुग्राम है, वो इसका रेलिवेंट जोग्राफिक मार्केट पाया गया, और हाई एंड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में ये डील करता है तो ये इसका रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट पाया गया। दोनों चीज़ को देखता है ना सीसीआई, मैंने आपको बताया था, आरजीएम और आरपीएम। ये हो गया सॉल्व। सेकेंड इज सीसीआई ने यही पाया कि डीएलएफ तो डोमिनेट तो है, बिल्कुल है। गुरुग्राम के अंदर अगर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की बात आएगी तो डीएलएफ डोमिनेटेड पोजीशन पे है, और इसीलिए इसने अब्यूज़ भी किया है। तो इसने 4 क्लॉज 2 का उल्लंघन किया है, वायलेट किया है, इसीलिए इस पर पेनल्टी लगाई गई ₹630 करोड़ की फॉर इम्पोजिंग अनफेयर कंडीशंस। एंड अनफेयर कंडीशंस वही थी जो मैंने आपको नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में दिखाई थी। अब सेकेंड केस, कोल इंडिया लिमिटेड। इसमें देखो क्या होता है, इसमें महाजनको एंड गुजरात इलेक्ट्रिसिटी ये कंप्लेन फाइल करते हैं सीसीआई पे। क्या कहते हैं, कहते हैं देखो जो कोल इंडिया लिमिटेड है ना, ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस फॉलो करती है। अब कैसे, इन्होंने कहा कि देखो इसकी कुछ सप्लायर्स हैं और इन्होंने कुछ अग्रीमेंट किए हुए हैं ओल्ड पावर कंपनी के साथ और न्यू प्राइवेट कंपनी के साथ। इनके जो अग्रीमेंट्स हैं ना वो डिफरेंट है, मतलब ये डिफरेंटली ट्रीट करती है सबको, क्योंकि कोल इंडिया का काम है कि कोयला बांटे। अब किसको बांटेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उन कंपनीज़ को। अब ये कह रहे हैं कि देखो प्राइवेट कंपनीज़ को ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ कोल दे देते हैं और ना ही कोई डिस्काउंट देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और बाकी जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनको ये अच्छा वाला कोल देते हैं, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट कंपनी है और बिजली वाली भी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। तो ये इनका एलिगेशन था।
और सीसीआई ने जब इसमें डील किया तो उसने पाया कि हाँ भाई बात तो बिल्कुल सही है, हो तो ऐसा ही रहा है, और इन पे पेनल्टी लगा दी 1773 1773 करोड़ की पेनल्टी लगा दी, बहुत तगड़ी पेनल्टी। बट फिर ये अपील पे गए और फाइनली फिर इन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, इन्होंने कहा कि हम वैसे भी लॉस पे चल रहे हैं, तो फिर इस हिसाब से इनकी मतलब पेनल्टी रिड्यूस करके 10 करोड़ कर दी गई कि चलो यार आप 10 करोड़ रुपए दो, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। तो ये हो गया कोल इंडिया लिमिटेड का केस। सो आई होप आपको इतना ही आज सेक्शन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।